तो यहाँ पर जो मैं पेपर सॉल्व कर रहा हूँ वो सीटेट 2016 का है, प्राइमरी लेवल का है। देखिए ये पेपर सॉल्व कर रहा हूँ, आपने बहुत से यूट्यूब पे बहुत से ऐसे वीडियो देखेंगे जहाँ पे पेपर सॉल्व कराया गया हो, लेकिन यहाँ पे मैं क्यों सॉल्व कर रहा हूँ उसका रीज़न है। मैंने पिछले 2-3 वीडियो में ये बोला है कि सीटेट पास करना कोई ऐसा है नहीं कि बहुत बड़ी बात हो, बिल्कुल बच्चों का खेल है। ये समझ लो कि एक हफ्ते या 10 दिन पढ़ाई करके आराम से इसे क्वालिफाई किया जा सकता है। अब उसका प्रूफ भी देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कैसे। थोड़ा सा ध्यान देना और मैं कोशिश करूँगा जितना ज़्यादा से ज़्यादा पेपर को सॉल्व करा सकूँ। मुझे मालूम है कि पूरा पेपर तो सॉल्व नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरी ऑफलाइन क्लास भी है अभी, तो मुझे वहाँ जाना होगा। ओके, कोई नहीं, चलिए देखते हैं, थोड़ा ध्यान देना, अभी सब समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन है, लेब बायोस्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि की को वरीयता देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखना, पहला जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, चलो इसमें तो आपको क्लू नहीं मिल रहा है, फिर भी थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जब भी लेब बायोस्की की बात हो, ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना जहाँ ऑप्शन में समाज दिखाई पड़े, समाज का मतलब सहयोग दिखाई पड़े या मतलब संगठन, मतलब मिल के काम करने की बात हो रही हो, वो ऑप्शन सही होगा। लेकिन यहाँ पे चलिए ऑप्शन तो ए सहयोगी प्रोजेक्ट पे आ जाएगा, मान की वैसे ऑप्शन पहला वाला क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा खास क्लू नहीं लेंगे, ये बहुत बड़ा क्लू है कि यहाँ समाज दिख रहा है, लेब बायोस्की दिख रहा है। ठीक है, कुछ की पॉइंट हैं जो आपको पता होने चाहिए, कोई बात नहीं। अगला प्रश्न देखेंगे तो यहाँ पे दिखाया गया, देखो लेब बायोस्की ने अपने सामाजिक संस्कृत सिद्धांत, मतलब ये सामाजिक संस्कृत सिद्धांत के लिए ही जाने जाते हैं, इन्होंने जो कुछ बातें की इसी हिसाब से की हैं। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार सामाजिक अंतःक्रिया ही बालक की सोच, व्यवहार एवं निरंतर बदलाव करती है। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि जो बालक होगा वो समाज के हिसाब से ही अपनी सोच उसको, जैसे अब देखो जो बच्चे गांव में रहते हैं, या मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कुछ गलत, मतलब गांव में रहते हैं तो उनका हाव भाव जो होगा कि बिल्कुल वहीं के लोगों की तरह होगा, जहाँ तक कि वो देखने में भी पता चल जाएंगे कि यहाँ के बालक हैं। ठीक है, और भाई कोई मतलब एकदम मॉडर्न सिटी में रह रहा हो तो उसके सिर्फ बोलने का तरीका, भले ही वो दोनों स्कूल ना जाते हो, चाहे वो एक मतलब हाई लोकेशन में रहने वाला और बिल्कुल गांव में रहने वाला, दोनों विद्यालय नहीं जाते, लेकिन आप देख के उनकी बातों से बता देंगे कि कौन कहाँ पे रहता है। ठीक है, थोड़ी सी बात थोड़ी अजीब लगी होगी आपकी, लेकिन हाँ ये है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अपनी कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं को निपटने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखना, शिक्षक और वो शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों। कहने का मतलब ये है कि शिक्षण और आकलन की पूरे क्लास के लिए समान और मानक तरीके हों। तो जहाँ मानक आ जाए वो कोई कभी ऑप्शन सही हो नहीं सकता है। ठीक है, उसके बाद में देखेंगे दूसरा है, बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करेंगे। भैया जो अंकों के आधार पर अलग करना, भैया ये कहाँ से भाई, तुम एक उनके साथ में भेदभाव करने की कोशिश कर रहे हो। बस बच्चों से बातचीत करेंगे और उनकी दृष्टिकोण को महत्वपूर्ण देंगे। भाई देखो, अगर सीटेट क्वालिफाई करना है तो बच्चे जो हैं तुम्हारे, उन्हें भगवान मान के चलो, तभी आप हो पाएंगे। अगर आपने ये बिल्कुल सजा देने की कोशिश की या उनकी बात नहीं मानने की कोशिश की या अपने आप को अच्छा दिखाने को किया तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। जैसे विद्यार्थियों को कठोर नियम का लागू करने, भैया नियम कभी बच्चों पे थोपने ही नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन अगर आपको नहीं भी पता था, जब भी आप देखते कि वो कह रहा है कि मानक तरीकों का प्रयोग करेंगे तो ऑप्शन हो नहीं सकता है, अंकों के आधार पर अलग करेंगे ऑप्शन हो नहीं सकता है। ठीक है, विद्यार्थियों को कठोर नियम देंगे ऑप्शन हो ही नहीं सकता है, तो ऑप्शन सी अपने आप सही होगा। इसलिए मैं बोल रहा था कि नहीं, सीटेट में कुछ है ही नहीं ऐसा। ठीक है, तो ये पढ़ेंगे नहीं, आगे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, आकलन उद्देश्यपूर्ण हो यदि इसमें विद्यार्थियों को भय एवं तनाव का संचार हो। भाई भय, बच्चों को आप डराओगे, तनाव में लाओगे, बिल्कुल मूर्ख। तो ऑप्शन मतलब बनाने वाले भी यही सोच के करते हैं कि कोई बैठ के आंसर दे दे उन्हें, मतलब वो सब चाहते हैं कि बच्चे कैसे भी जो एग्जाम दे रहे हैं वो पढ़ें या ना पढ़ें पास हो जाएं, क्योंकि ऐसे ऑप्शन ही देता है। दूसरा है, इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों की प्रतिपुष्टि मतलब फीडबैक प्राप्त होगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ अच्छा कह रहा है कि जो विद्यार्थी और जो शिक्षक हैं उन्हें फीडबैक ऐसा मिल जाएगा कि फिर अपने आप को सुधार कर सकें। ठीक है, ऑप्शन थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है कि बस में केवल एक बार होना चाहिए। भैया आकलन हमेशा निरंतर चलता रहना चाहिए, ये कहा गया है। हमने उसमें भी बोला था, आप पिछले वीडियो में NCF 2005 पढ़ाया था, उसमें काफ़ी चीज़ें बताई थी। शायद मेरी आवाज़ तेज़ है, नहीं मेरी स्पीड तेज़ है। ठीक है, तो पहला से हमें एक पॉजिटिव मिला, विद्यार्थियों की भैया तुलनात्मक दिख रहा है। तो यहाँ पे देखो क्या मिल गए, देखो भय तनाव मिल गया, ये कभी पॉजिटिव नहीं हो सकता है। एक बार होना है वो भी नहीं हो सकता है। तुलनात्मक हो गया, ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। भैया मेरी बात मानो, एक बार फिर से सुन लो मेरी बात,
कि सीटेट में बिल्कुल भी ये नहीं है। मैंने 1-2 वीडियो बनाए हैं पॉजिटिव नेगेटिव वाले और कुछ की पॉइंट वाले बताएं, वो वीडियो देख लो। और भी बहुत अच्छे अच्छे चैनल हैं, उनके वीडियो देख लो। ऐसे एकेडमी के वो है सर, वो बहुत अच्छा पढ़ाएंगे आपको। और वो आपकी हिमांशी मैम है, ठीक है, तो उनसे पढ़ लेना। हिमांशी मैडम काफ़ी अच्छी होंगी, लेकिन जो अभी वो ऐसे एकेडमी वाला है वो मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। हो सकता है आप सबका अपना अपना व्यू हो, ठीक है। तो इसका मैंने बता ही दिया है। देखो यहाँ पे उत्तर लिखा हुआ है, आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि आकलन द्वारा बालक की त्रुटि ज्ञात होता रहे, जिससे वह अपने कमियों को दूर करता रहे, ठीक है। प्रतिपुष्टि मतलब फीडबैक। जब आप कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीदते हो ना, तो उसकी रेटिंग देखते हो और नीचे कमेंट देखते हो कि लोगों ने क्या बताया है, ठीक है। उससे क्या होता है, वो उन्होंने ये ऑप्शन क्यों दिया, वो तो छुपा सकते थे कि लोगों से कमियाँ अपनी, नहीं, वो इसलिए कि उन्हें खुद पता चलता रहे कि हाँ किस तरह की हमारे प्रोडक्ट में कमी है और हम उसे कैसे ठीक कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पाठ्य, चलिए यहाँ पे तो आंसर पहले ही आ गया। तो राष्ट्रीय भाषा रूपरेखा एनसीएफ 2005, पिछला वीडियो मैंने एनसीएफ 2005 का अपलोड किया था, चाहो तो देख लो। मैंने वहाँ पे निचोड़ दिया है उसका कि हाँ जो वहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मतलब पूरा मैंने एक बढ़िया सा शेप बना के दिया है। के अनुसार शिक्षक की भूमिका, तो भाई शिक्षक की भूमिका सिर्फ सुविधादायक है, ना तो वो अधिनायक है, ना सत्तावादी है, ना अनुमतिपरक है, ठीक है। तो एनसीएफ 2005 में यही कहा गया कि जो शिक्षक होगा सिर्फ बच्चों को एक सुविधा देगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम, ये आराम से दिख जाता है। दरअसल क्या होता है कि जो एक टीचर होता है ना, उसकी अपेक्षाएं जो होती हैं वो क्या करती हैं, जो बालक होता है उसके ऊपर एक बहुत अच्छा प्रभाव डालती हैं, मतलब एक महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं। जैसा उसकी अपेक्षाएं होंगी, बच्चे उसी प्रकार का उन्हें रिजल्ट देंगे। एकमात्र निर्धारक है, बिल्कुल नहीं। के साथ समझ नहीं नहीं नहीं, ऑप्शन नंबर ये दिख गया था, ऑप्शन ये इजी भी था, तो मैंने इसे एक्सप्लेन करना उचित नहीं समझा। ओहो, ठीक है, इस बार नहीं दिखा है, मैंने भी नहीं देखा है, अगर तुमने नहीं देखा, ठीक है। तो यहाँ पर है हमारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना एक काल्पनिक लक्ष्य है, बिल्कुल गलत। नहीं, ये तो भैया समावेशी शिक्षा तो आपने पढ़ी होगी, जिसमें अक्षमता ना हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है। भैया समावेशी शिक्षा के सारे पॉइंट यहाँ पे बोले जा रहे हैं, तो ये वाला भी निगेटिव है। विद्यालयों पर भार बढ़े, भाई बिल्कुल मूर्खों वाली बात है। तीनों ऑप्शन पढ़ते ही मतलब अब हमें अगर ये क्वेश्चन भी ना पढ़ा होता ना, तब भी मैं आंसर बता देता कि हाँ ये वाला होना, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी होगा सही। इसके बारे में थोड़ी बहुत बातें बता दें क्या, ठीक है। तो डी होगा, कुछ खास बताने को इसमें है नहीं, ठीक है। मतलब ये कह रहा है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना क्या होता है, एक काल्पनिक लक्ष्य है। नहीं भैया, शामिल किया गया जिससे जो बच्चे का मतलब अच्छे हैं, होशियार, उनके ऊपर कोई फर्क पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। मतलब उनके लिए हानिकारक तो नहीं है, फ़ायदा ही मंद है, ठीक है। वो ये समझेंगे कि ऐसे लोग भी हैं, उनके साथ हम किस तरह से रहें, या ये सब चीज़ें उनके अंदर भी एक तरह का वो आएगा, ठीक है। विद्यालय में बाहर बढ़ेगा, भाई बाहर नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा सब, लेकिन जो हमें पढ़ाएगा उस हिसाब से हमें आंसर देने हैं, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर कितना है, 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कहा है विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है। यह कथन बिल्कुल सही है। हाँ भाई, ये कथन बिल्कुल सही है। अब बाकी आप लोग देखते हैं, आप ऑप्शन देखते हैं। अभी मैंने नहीं पता, मैंने भी नहीं देखा आंसर क्या है, बस मैं डी के में नहीं जाना चाहूँगा, ठीक है। तो गलत है पहला वाला, तो हम ऐसे ही काट देंगे। चलो तुम्हारे लिए पढ़ देते हैं। गलत है क्योंकि यह बच्चों की लिए दुविधा उत्पन्न कर सकता है, वे स्वयं को अलग महसूस कर सकते हैं। भैया नहीं, गलत है। सही, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से कौशल सीखते हैं। बिल्कुल भाई, देखो अगर तुम स्कूल में जाते हो, तुम नई नई कांड सीख के आते हो, कभी तुम मतलब
तुम्हारा कोई दोस्त है उसे के अंदर कोई क्वालिटी है तो आप भी सीख आते हो। हाँ सकता है जैसे कॉपी अगर उंगली पे घुमा लेता है तो तुम भी सीखते हो उससे कि हाँ ये किस तरह से घुमा लेता है। हो सकता है वो अगर मैथ में होशियार है तो तुम उसके साथ बैठोगे तो तुम्हारे अंदर भी ये रहेगा कि किस तरह से कर रहा है। बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से खुरापात सीखते हो, खुरापात पहले सीखते हो, अच्छी चीज़ें बाद में सीखते हो, तो लेकिन सीखते हो तो ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। एक तरीका कि वो वहाँ पे एक हमें समाज मिल जाता है, बच्चों को एक ऐसा समाज मिल जाता है जहाँ पे अलग अलग जगह से आए हुए लोग होते। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, यहाँ पे अगले क्वेश्चन है अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देती है, गलत क्यों? नहीं, कोई नहीं भैया, ऑप्शन नंबर बी होगा। आप देखते हैं हमने गलत तो नहीं पढ़ा दिया, बिल्कुल सही पढ़ाया है। विविध प्रकार की सामाजिक एवं आर्थिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से युक्त बच्चों वाली कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है। भाई विभिन्न विभिन्न तरह के लोग होंगे तो आप नई नई चीज़ें उनसे सीखेंगे। ठीक है, यह सही है क्योंकि बालक का विकास अपने साथियों में होता है और भाई अपने मित्रों द्वारा अनेक कौशल सीखता है। तो यहाँ पे कुछ टैग बाय टाइप का हम आपको देने का प्रयास तो कर रहे हैं, शायद हम सही से ना आपके पास पहुँचा पा रहे होंगे, कोई बात नहीं, आगे और प्रयास करने के। जुड़े रहो लास्ट तक, थोड़ा सा देखो मैं क्या मतलब क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आंसर नहीं दिखना चाहिए, ना मुझे दिखना चाहिए ना तुम्हें दिखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, सुनने में बोलने में असमर्थ लग रहे हैं, सुनने में असमर्थ बच्चा। ठीक है, तो जो सुनने में असमर्थ बच्चा है उसके बारे में क्या कह रहा है? कह रहा है कि श्रवण क्षमता वाले बच्चों के विद्यालय में भेजा जाना चाहिए। बिल्कुल गलत भैया, हमें समावेशी शिक्षा पढ़ाई जा रही है कि हमें समावेशी शिक्षा रखनी है। हर तरह का बच्चा, किसी भी तरह का उसके अंदर कोई भी क्षमता हो, सबको एक साथ पढ़ाना है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। केवल एकेडमिक शिक्षा में लाभ नहीं उठा पाएगा, उससे उसके साथ में व्यवहारिक शिक्षा भी देनी चाहिए। केवल जहाँ भी लगा दिख जाए, केवल टीवी हमेशा कट मार दो, कहीं भी केवल दिख जाए, ठीक है, ही दिख जाए, कट मार दो, निगेटिव होगा। अगला है नियमित विद्यालय में अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा एवं साधन उपलब्ध कराए जाएं। भाई ये बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल अच्छा कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सही होगा। देखो एक बच्चे को मैंने कहा भगवान मान के चलो, तुम लोग अपने आप सारे क्वेश्चन सही होते चले जाएंगे, बिल्कुल कुछ देखना ही नहीं है। तो देखो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमें दिख भी गया है और हमने नीचे देखा ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। अगर क्वेश्चन क्या था, सुनने में असमर्थ बच्चा होगा तो उससे क्या करना है, नियमित विद्यालय में भेजो और वो अच्छा कर सकता है। देखो यहाँ पे ऑप्शन निगेटिव कितने घटिया तरह से दिए हैं। आंसर आपने नहीं देख पाया होगा ना, मैंने भी नहीं देख पाया, कोई बात नहीं। ऑप्शन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान विद्यार्थी की है? तो पूछा जाए कौन सी है, तो भय आक्रामक एवं कंठित होता है। भैया प्रतिभाशाली की बात हो रही है, गुंडे की बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो गलत हो जाएगा। यदि कच्चा, एक पॉजिटिव बात और बता दें तुम्हें, अगर तुम्हें कुछ ना पता हो ना तो तुम्हें जो सबसे बड़ा ऑप्शन लगे तुम टिक मार के चले जाना। अगर कुछ भी नहीं आ रहा क्योंकि निगेटिव मार्किंग है नहीं, तो तुम क्या करना, जो सबसे बड़ा ऑप्शन लगे उस पर टिक मार के भागना, तुम्हारा आंसर सही होगा। तो बहुत ही मतलब ये चीज़ आपकी मतलब 80% फ़ायदा करेगी। लेकिन अगर आपको नहीं आता है ना कोई आंसर तो आपको 200% फ़ायदा करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, हाँ ठीक है। तो यदि कक्षा में गतिविधियाँ अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। कौन सी विशेषता प्रतिभावान विद्यार्थी की नहीं है? ओके, प्रतिभा विद्यार्थी की नहीं है। ठीक है, यदि कक्षा में गतिविधियाँ अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कौन सी प्रतिभाशाली बच्चे की हैं? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा उस हिसाब से देखा जाए। भाई मैं भी वही गलती करता हूँ जो तुम लोग हमेशा करते हो, नहीं छोड़ के चले जाते हो ना, मैं अपनी तरफ से नहीं जोड़ रहा हूँ क्वेश्चन में। वाह सही जा रहा है वो। भाई बहुत तुनक मिजाज होता है, मतलब नखरे वाला, लड़कियों की बात करता है, लैंगिक गुणवत्ता की बात करता है। वह रश्मि व्यवहार करता है और हाथ थपथपाना, झेलना आदि। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी मैं पहले ही बोल चुका हूँ। तो प्रतिभा बच्चों की गतिविधियाँ चुनौतीपूर्ण नहीं है तो वह कम प्रेरित महसूस करते हैं और ऊब जाते हैं। ठीक है भैया, जो एक्टिव बच्चे होते हैं ना तो उन्हें कुछ ना कुछ खुरापात चाहिए है। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका अपने
अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। ठीक है, कैसे बढ़ा सकती है? तो इसका आंसर दो आप लोग ऑप्शन देखो, कुछ समझ में आ रहा है? अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार। साफ बात यह है कि पुरस्कार देना सही है, लेकिन ज़्यादा बार दोगे तो वो निगेटिव में दिखाया जाएगा। जब भी पुरस्कार बार बार दिया जा रहा है तो फिर वो क्वेश्चन निगेटिव हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सही नहीं होगा। प्रभावी अधिगम को बढ़ावा देती है, प्रभावी अधिगम की बात हो रही है। ठीक है, तो बार मतलब ड्रिल एवं अभ्यास नहीं भैया, ये भी हमें निगेटिव ही टाइप का लग रहा है। तुम लोगों को लग ही नहीं रहा होगा कुछ ना। अपने विद्यार्थियों को प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर, नहीं भैया, बच्चों में प्रतियोगिता ना कराओ तुम। ठीक है, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के, भाई साहब जहाँ पे लिख जाए जीवन के साथ संबंधित करके, 100% पॉजिटिव होगा, 100%। मैं जो यहाँ पे पेपर सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, मैं पेपर में सब वो चीज़ें निकलवा के दिखा रहा हूँ कि जहाँ से आप क्वेश्चन के आंसर बता सकते हैं बिना नॉलेज के। सही बात है, बिना नॉलेज के आंसर दे सकते हो क्या? जहाँ पे तुम्हें दिखाई पड़ जाए जीवन से संबंधित, मतलब उनके दैनिक जीवन से जोड़ के कुछ काम करवा रहे हो, तो भाई हमेशा सही होगा। तुम क्वेश्चन ना पढ़ना, टिक मार के चले जाना। ठीक है, देखो ऑप्शन सही आ गया ना। देखो, प्राथमिक कक्षा में शिक्षिका अपने अधिगम को प्रभावी कर सकती है विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन से संबंधित करके। ऐसा करने पर विद्यार्थी विषय वस्तु को अपने जीवन से जोड़ा जाता है, प्रभावशाली बनाता है। ठीक है, मेरी हिंदी थोड़ी ज़्यादा अच्छी है तो थोड़ा भाई कॉम्प्रोमाइज़ कर देना। ठीक, कोई बात नहीं। अगला, ठीक है, देखो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देखना, मैं क्या करने की कोशिश क्या कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल भी आप लोगों को पेपर नहीं सॉल्व करा रहा हूँ, मैं आपको दे रहा हूँ कि किस तरह से आप पेपर अच्छे से सॉल्व कर लें। ठीक है, तो माइक एक से आवाज़ जा रही है भाई, थोड़ा सपोर्ट करो यार। मैं माइक खरीदना है, तुम लोगों की वजह से मैंने माइक नहीं खरीद पाया। तुम लोग बिल्कुल लाइक ही नहीं कर रहे हो। ईयरफोन की लीड लगा रहा हूँ, चला रहा हूँ। ठीक है, तो बच्चों के बारे में कौन से कथन सही हैं? भाई इसमें बड़ा मज़ा आता है, जहाँ सही है और गलत है पूछता है, इतना अच्छा लगता है मुझे कि कुछ कह नहीं सकते हैं। ओके, तो सही है, सही की बात कर रहे हैं ना। बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है। नहीं भैया, उन्हें कोई जानकारी दो, निष्क्रिय नहीं होते हैं, वो सक्रिय हो जाते हैं। उन्हें बता दो छत पे पतंग पड़ी है, देखो कैसे दौड़ के जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए तो हमारा हो गया गलत। दूसरा है बच्चे समस्या के समाधान करता होता है। बिल्कुल भाई, बच्चों से ये कहना ये डब्बा नहीं खुल रहा है, देखना, उन्हें पकड़ा देना, फिर देखो तुम क्या क्या तरकीब लगाते हैं। उनसे कुछ कहना ये चीज़ खुल नहीं रही है, तो फिर देखो तुम कि ये कह दो कि ये चीज़ मिल नहीं रही है, या फिर ये कह देना कि ये मोबाइल टूट नहीं रहा है, जो तुम मोबाइल दिन भर चलाते हो ना। फिर देखो तुम्हें कितनी बढ़िया वो सक्रियता दिखाते हैं। बच्चे वैज्ञानिक शोधकर्ता होते हैं, लेकिन यहाँ पे तो ये शोधकर्ता बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पे लेके वैज्ञानिक विधि, वहाँ पे हमेशा गलत मार के आना। ठीक है, वो हमेशा गलत ऑप्शन होगा। बच्चे पर्यावरण में सक्रिय अन्वेषक हैं। बिल्कुल भैया, बहुत सक्रिय हैं। तो ये ऑप्शन पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, दूसरा, ये सही है, 3 सही हैं। तो इसका हमारा ऑप्शन 2 वो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ये देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, होशियार हो गए हम भी, है ना। ठीक है, हाँ, डी तक जाना चाहिए, डी से ऊपर गया तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रभावी है? तो आप लोगों को इसका आंसर बताना है क्या? अच्छा, ऐसा करते हैं, बिना क्वेश्चन को समझे सीधे आंसर ऑप्शन से आंसर देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पुराने प्रयत्नों से किसी संदर्भ को बिना नए प्रयत्नों को अपने आप समझा जाना चाहिए। कौन सबसे प्रभावी है? ठीक है, हमने सिर्फ ये देखा, इतना पढ़ा है, क्वेश्चन ऊपर नहीं पढ़ा है। अरे, कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी, सिर्फ इतना पढ़ा, मैं ऊपर का नहीं समझ रहा हूँ क्या है। पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को समझा जाना चाहिए। भाई नहीं, पूर्व ज्ञान का प्रयोग करना चाहिए, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। याद करने के लिए कहकर विद्यार्थियों को गलत विचारों को सही विचारों से में बदलना। नहीं भैया, याद करने की बात तो बच्चों से कहनी ही नहीं है,
बच्चों से कभी कोई मत याद करो कुछ, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा है अभी तक। चलिए, विद्यार्थियों को, वो देख लिया शायद तुम लोगों ने। विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देकर उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करके प्रोत्साहित करना चाहिए। भाई देखो, प्रोत्साहित करना चाहिए, तर्क शक्ति, उदाहरण देकर। भाई ये तीन इसमें सही, हमें अच्छे पॉजिटिव चीज़ें मिल रही तो ये सही होगा। ठीक है, अब लेकिन हम चौथा पढ़ेंगे फिर भी। जब तक विद्यार्थी को वांछित संप्रत्यात्मक परिवर्तन ना हो जाए तब तक, बिल्कुल देखो, ये मिल गया निगेटिव, तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता है। ये मैंने पहले ही कटवा दिए हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। भाई मेरा शायद मैं अच्छे से ना पढ़ा रहा हूँ, क्षमा कर देना उसके लिए, है ना। तो भाई थोड़ा बहुत भी अगर कुछ अच्छा लग रहा हो मेरा वीडियो, मतलब कुछ एक्सप्लेन करने का तरीका, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दो अभी, तो वीडियो ख़त्म हो जाए ना, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं। 13 नहीं, सी टेट का पढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13, मतलब 13, प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को बच्चे उस वातावरण, अरे प्राथमिक विद्यालय में बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमें पॉजिटिव ढूंढना है, पॉजिटिव ढूंढते ही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें कुछ करना नहीं है, क्वेश्चन हम आंसर नहीं देखेंगे, सिर्फ पॉजिटिव दे रखेंगे, हमने क्वेश्चन को भी नहीं सही से समझा है। ठीक है भाई साहब, थोड़ी तो करो तो हम अच्छा सा एक सेटअप तैयार करें। ठीक, तो यहाँ पे हमें पॉजिटिव ढूंढना है और कुछ भी नहीं करना है। जहाँ उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं, तो यहाँ पे तो पॉजिटिव लग रहा है हमें। एक बार और देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा मुझे लग रहा है, चलो पढ़ लेते हैं। प्राथमिक विद्यालय में बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखते हैं, मतलब ये है कि बच्चों को कहाँ पे अपने आप को ज़्यादा अच्छा फील करेंगे और जहाँ अच्छे से सीख पाएंगे, ये पता करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला है, जहाँ उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति हो, वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण है, मतलब जहाँ बच्चों को ये लगे कि उनकी जो भी वो अपनी ओपिनियन दे रहे हैं उनकी कद्र की जा रही है, तो वहाँ पे वो ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को सीखेंगे। बिल्कुल बात सही लग रही है हमें अभी तक, तो मतलब ये 90% सही लग रही, देखेंगे और इससे अच्छा कोई ऑप्शन मिला। जहाँ शिक्षक एक का अधिकारवादी है, बिल्कुल गलत। जहाँ मूल रूप से पढ़ने लिखने गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही, तो ये निगेटिव हो गया। ठीक है, अरे देखो आंसर आ जाता है, कोई बात नहीं। जहाँ शिक्षक सारे अधिगमों के आगे होता है और शिक्षक तो सबसे पीछे रखना है। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। तो आप देखो मैंने सिर्फ ये ही निकाल दिया, शिक्षक अधिगम में आगे होता है, यहाँ शिक्षक को आगे दिखाया गया तो ये निकल गया। एकाधिकारवादी ये निकल गया, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया। हालांकि मैंने आंसर बाद में तुम लोगों के चक्कर में गलती से देख लिया, लेकिन मैंने आपको काफ़ी अच्छे से बता दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, ये ठीक है। 23 मिनट का वीडियो हो चुका है, लेकिन बहुत आप लोगों का लाइक एक बढ़ा कि नहीं बढ़ा, डाल दियो है। एक बच्चा खिड़की के सामने एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है कि एक पक्षी। इससे बच्चे के विचार के बारे में आपको क्या पता चलता है? ठीक है, तो इसे देखते हैं। बच्चे की स्मृति पहले से भंडारित है। भैया वो कह रहा है एक पक्षी कह रहा है, एक कौवा कहता तो चलो हम तुम्हें सही मान लेते। बच्चा पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका, मतलब बच्चे के अंदर पक्षी की तस्वीर विकसित हो चुकी, मतलब पक्षी के बारे में जान चुका है, तो ये तो ठीक है। हाँ, पक्षी के बारे में जान चुका, लेकिन कौवे के बारे में अभी तक उसको कुछ नहीं पता है। बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। अनुभव बताने के लिए नहीं,
नहीं। अच्छा, बी और सी मिल रहा है। बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। थोड़ा सोचने का टाइम दे सकते हो। बच्चे अपने अनुभव बताने के लिए, देखो अनुभव बताने के लिए हो तो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो बात कही है एक पक्षी, तो उसने कुछ अपना कुछ ज़्यादा तो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, सिर्फ पक्षी के बारे में बताया। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये वाला सही होना चाहिए, खाली 2 नंबर का। तो देखते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर हाँ बिल्कुल ठीक है, हम तो होशियार हैं तो उसमें कोई डाउट थोड़ी ना है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, मतलब बी सही हुआ है। ऑप्शन नंबर डी, मतलब यहाँ पे जो 2 लिखा है, जिन लोगों की इन्होंने 2 को बी कर दिया, ठीक है, तो उस हिसाब से हम सही हैं बिल्कुल। ये मत कहना कि नहीं इन्हें पढ़ाना नहीं आता है, नीचे कमेंट में भर दो कि नहीं इन्हें तो कुछ आता ही नहीं है, बैठ गए हैं। ठीक है, नहीं वैसे आता तो नहीं, मुझे हिंदी पढ़नी नहीं आती है खास, लेकिन तुम लोगों की इतनी डिमांड, बिल्कुल मतलब तुम लोग तो चाहते ही नहीं हो हम पढ़ाएं ऑनलाइन, लेकिन हमने कहा कि हम पढ़ाएंगे ज़रूर, तो हम पढ़ा रहे हैं। तुम लोग लाइक भी नहीं कर रहे हो अभी तक, तो इसका मतलब नहीं चाह रहे हो। कोई बात नहीं, डिसलाइक करो। हो हाँ, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतर, मतलब उन्हें भीतर प्रेरणा के लिए, मतलब भीतरी प्रेरणा के लिए के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। क्या बात है। कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने की प्रोत्साहित, मतलब कहने का ये कह रहा है कि मतलब वो मोटिवेट कैसे करे। कहने की बात ये है, बच्चों को मोटिवेट कैसे करे, इतनी बात है। तो बता, देखा तो नहीं आंसर, नहीं देखा होगा ना, नहीं देखा होगा, कोई बात नहीं। चलिए, तो चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर। भैया तुम यार क्या कर रहे हो, तुम लोग कहने मतलब ये कहने चाह रही हैं, ये मैडम जी शिक्षिकाएँ थी, ये कहना चाह रहे हैं कि नहीं तुम दूसरे को पीछे करो, तुम आगे हो, तो मतलब तुम निगेटिव बच्चों को पढ़ा रही हो, बहुत गलत बात। अगला है, तुम उनके जैसे क्यों नहीं हो सकते, देखो उसने इसे एकदम ठीक। भैया फिर से तुमने मतलब दूसरे की बच्चा की बुराई कर दी ना, गलत कर रहे हो तुम, ये भी गलत हो जाएगा हमारा। अच्छा, काम जल्दी पूरा करो तो तुम्हें अरे अच्छा, बच्चों के अंदर भौतिकवादी तुम विचारधारा प्रस्तुत करना चाह रही हो, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसे करने की कोशिश करो, तुम सीख भाव, मतलब फील आ गई हमारे अंदर, कितने अच्छे से बोला। ये बात देखो पॉजिटिव लग रही है एकदम मस्त। यहाँ कोशिश करो तुम हो जाओगे, मतलब बिल्कुल पॉजिटिव करें, तुम कर लोग सकते हो। नहीं वो कहानी सुनी मेढक वाली नहीं, तुम कर सकते हो। वैसे मैं भी कर रहा हूँ, तुम पास कर सकते हो। पास क्या है, 120 प्लस ला सकते हो, 151 ज़्यादा हो गया, कोई 120 तो ला ही सकते हो, ला सकते हो ना। चलो जो भी ले आना कमेंट करके बता देना बाद में, ज़्यादा कम आए तो तुम लोग तो सुना दो। अरे यार मैं आंसर ना देखना चाहता हूँ ना तुम लोगों को दिखाना चाहता हूँ, फिर भी आ जाता है, कोई बात नहीं। कोई शिक्षिका, भाई यहाँ पे भी सरकार भी हम लोगों के साथ में ये लैंगिक रूढ़िवादिता का पालन कर रही है। देखो हज का कोई शिक्षिका कर रही है, यहाँ भी कभी शिक्षक अभी देखा तुमने, नहीं देखा ना। शिक्षिका बहुत कर रही है, गलत बात है ना। कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए, अध्ययन करने के अतिरिक्त रूप में उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है, मतलब अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करके, मतलब वो ये कह रही कि कैसे एक मैडम जी हैं वो ये चाह रही कैसे उनके बच्चे नहीं मतलब स्टूडेंट कैसे अपने अंदर से मोटिवेट हों किसी काम को करने के लिए, तो ये बताना है हमें। तो मतलब कौन सी लाइन का प्रयोग करेंगी, चलिए देखते हैं। तो उन्हें चिंता और अरे क्या मतलब चाहते क्या हो, बिना क्वेश्चन पढ़े यही आंसर सबसे दें क्या? तो ये तो गलत हो गया ना। पीछे भी प्रतियोगिता बताया तो नहीं करानी है, बच्चों को बिगाड़ रहे हो। अगला, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करके उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद दे। भैया हाँ बिल्कुल सही वाला, मैं सही लगा। देखो उन्हें निपुणता पाने में उन्हें मदद दे सकते हो, मतलब पाठ एवं ढांचा सिद्धांत का पालन कर सकते हो। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। साफ सफाई वो साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर, जैसे टॉफ़ी। ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है।
आंतरिक रूप से प्रेरित करने के लिए यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि तुम्हें आंसर ना दिखे, लेकिन नीचे रखेंगे नहीं तो हमें क्वेश्चन नहीं दिखेगा, क्योंकि क्योंकि तुम लोग थोड़ा सहयोग करो, फिर वो ले लें। वो क्या होता है, एक वो पैड आता है, उससे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। तुम्हें लिख लिख के बता दिया करेंगे हर चीज़, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो तो शायद हो जाए ऐसा कुछ। किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। तो हमें इसका आंसर बताना है। सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। जिज्ञासु बात कर रहा है, बात तो पॉजिटिव बोल रहा है ना। तो हमने क्वेश्चन तो समझा नहीं था तुम लोग। अरे रट कर, ये वाला तो गलत हो गया। दंड, अरे ये भी गलत हो गया। मतलब ऊपर वाला पहला अभी तक सही है और बाकी दो गलत है। नीचे और देखते हैं बढ़ा के थोड़ा सा। ऐसे काम करने के लिए जिससे परीक्षा के अंत में वे, अरे भैया यहाँ पे अंक दिलाने की बात कर रहे हो, ये अंक पा सकें, दंड दे सकें, रटा सकें, तो ये तीन तो गलत हो गए। हमने क्वेश्चन नहीं समझा। सच बताएं तो हमें हिंदी मतलब हिंदी के बारे में पता है कि कितनी घटिया पढ़ रहे हैं, तो हम क्वेश्चन भी समझ ही नहीं पा रहे पूरा, लेकिन हम आंसर बिल्कुल तुमने देख रहा होगा सब सही दे रहे हैं ना। रीज़न क्या है कि हम चीज़ों को पढ़ रहे हैं, ये तीनों गलत हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये पेपर भैया, पेपर जो आया हुआ है वही की बात करें, हमने अपनी तरफ से नहीं बनाया। तुम लोग सोचे हो नहीं तुम ये पेपर सरल है, बाकी जो हमारा आएगा वो कठिन होगा। भाई ऐसा कुछ नहीं है, वही पेपर है जो पेपर ठीक। क्वेश्चन नंबर 18 निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है। पॉजिटिव मांग रहा है बंदा, तो तुलना आ गई तो ये तो निगेटिव हो गया। दंड ये तो निगेटिव हो गया। पॉजिटिव, प्रतियोगिता निगेटिव, ठीक है, तो ये निगेटिव हो गए। यही टिक कहाँ लग गया दुष्ट। तो ये वाला भी गलत हो गया। फिर से एक बार देख लो, मैंने भी इसमें भी क्वेश्चन को ज़्यादा ध्यान से पढ़ा नहीं है, लेकिन हम समझ गए कि हाँ पॉजिटिव मांग रहा है। देखो, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, निरंतर तो ठीक है, निरंतर मूल्यांकन तो ठीक है, लेकिन बीच में तुलनात्मक जोड़ दिया तो ये गलत हो गया। दूसरा दंड बोल दिया तो ये गलत हो गया, और तीसरे में प्रतियोगिता बोल दिया तो ये गलत हो गया। इसीलिए हमारा तीसरा सही है। क्वेश्चन आप पढ़ते रहना, क्या है, हमने आंसर बता दिया आपको क्या होगा, है ना। आप देखते हैं व्यक्तिगत, ठीक है। देखो, हमने सही बताया था, हम सही बताते हैं तुम लोगों को। और तुम लोगों को ये लग रहा हो कि मैं बोल के तुम्हारा टाइम को ख़राब कर रहा हूँ। विश्वास मानो भाई, मैं टाइम नहीं ख़राब कर रहा हूँ, मैं चीज़ों को तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बीच में जो ये बोल रहा हूँ ना, ये उससे बहुत ही अच्छे से, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम तुम्हारा बचा रहा हूँ। जब तुम ऑनलाइन ना वो सामने लाइव क्लास देखते हो, तब बीच में कमेंट और नाम पढ़ा जाता है ना, वो सब से बच रहे हो तुम। तो हाँ, थैंक यू बोलो चलो कमेंट में आके, ठीक। अरे यार, तुम्हारी बातों के चक्कर में यहाँ पे आंसर दिखा दिया हमने तुम लोगों को। आंसर देखने के बाद ना मेरा मूड बनता है तुम लोगों को करने का, ना तुम्हारा बनता होएगा। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 19 विकास का सिरा पदानु मतलब कुछ सिर से पैर की ओर वाला इसका मतलब है, बाकी हमें नहीं पता। दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। तो भाई मस्तक से पैरों की तरफ, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी, सिर से पैर की ओर। भैया देखो, यहाँ साफ दिख रहा है सिर और पाद, ठीक है। तो मुखी मतलब मुख नहीं होता है, वो की तरफ का मतलब होता है मुख। तो ऑप्शन नंबर सी, इसलिए क्योंकि आंसर हो गया था इसमें, पहले ही हमने देख लिया था, इसलिए मेरा मन नहीं किया तुम्हें एक्सप्लेन करने का। ठीक है, इसे पढ़ना चाहोगे पढ़ लो, डी तक पहुँचे, अब आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 20 भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय होता है। अच्छा, देख रहे हो, पहला ऑप्शन देख लिया तुमने, है ना। ये मतलब ये चाहते नहीं कि तुम एक भी गलत आंसर दो, है ना। अब थोड़ा तुम्हारे लिए तकलीफ़दायक हो गया, हमारे लिए, लेकिन नहीं, मध्य बचपन ये नहीं होगा। उसका रीज़न क्या है, मैंने एक नज़र यहाँ पे डाल दी ना।
बहस का भैया यहाँ पे थोड़ी ना बात है प्रारंभिक बचपन की। वहाँ पे जैसा उन्हें व्यवहार मिलेगा, फ्रेंड से मिलेगा, उसी हिसाब से भाषा सीखेंगे। यहाँ जो भाषा की बात हो रही है, मानक भाषा की बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है मातृभाषा की। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाषा के लिए ज़्यादातर वाइगोत्स्की आते हैं, ठीक है। जीन पियाजे के अनुसार भी पढ़ लो क्या कहा है। जीन पियाजे के अनुसार भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय प्रारंभिक बचपन का समय है, ठीक है। भाषा विकास के लिए सबसे ज़्यादा वैसा समय कौन सा है, प्रारंभिक बचपन का। और यहाँ पे भी ये भी मातृभाषा की बात करें, वैसे ध्यान रखो जहाँ पे भाषा आशा बोली ये चीज़ों की बात आए, वहाँ वाइगोत्स्की बोली, ठीक है। बोली और वाइगोत्स्की दोनों सब जोड़ लो एक दूसरे से। ओ बच गया, मैंने नहीं देखा है ना, तुमने भी नहीं देखा होगा, ठीक। वो हम जो पेन का यूज़ करते हैं उस वजह से ऊपर से एक ड्रॉप आ जाता है, तो मैं पेन बाद में यूज़ करूँगा क्वेश्चन पढ़ने के बाद। एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद के में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन कर रही है। भाई साहब असाधारण मतलब समझ रहे हो, वही पिक्चर देखते हो तुम लोग चाइना वाली, वैसे एक पंच मारती है, उसकी रीढ़ की हड्डियाँ अंदर की सारी टूट जाती हैं, पसलियाँ वैसी वाली हैं, वैसे खेल में कर रही है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं, उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी दक्षताएं निम्नलिखित में से दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम है, ठीक है। वो क्या कह रहा है भाई, बिल्कुल क्वेश्चन देखे बजाय आंसर सीधे बताया जा सकता है कि हाँ, तब उसने कहा माता पिता भी खिलाड़ी हैं और उसके भेजा भी जाता है। तो भैया देखो बात, माता पिता तो यहाँ से आ गए और उसे प्रशिक्षण के लिए भी भेजा जाता तो यहाँ से आ गया। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। बुद्धि का विकास भैया इससे क्या मतलब है, स्वास्थ्य एवं प्रशिक्षण, तो ये तो मान सकते हैं सही है, लेकिन अगर ये पहला वाला ऑप्शन ना दिया गया होता तो फिर ये सही हो जाता, तीसरा वाला तुम्हारा, लेकिन हमने पहला दिया ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा, ठीक है। अब आंसर चेक करते हैं कि मैं ज़्यादा इतना ओवर बोल चुका, कहीं गलत हुआ ना तो बेइज्जती हो जाएगी, तो पहले देख लेते हैं। अब चुप हो जाए थोड़ी देर के लिए। देखो है, बिल्कुल सही बोले हैं, बिल्कुल सही बोले हैं, ठीक है। अगला देखते हैं। अरे यार आंसर देख लिया, मेरा मन नहीं करेगा इस क्वेश्चन को पढ़ने का। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण के गौड़ वाहक हो सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का गौड़ वाहक, गौड़ वाहक का मतलब समझते, गौड़ का मतलब समझते हो, इसका मतलब होता है कि दूसरा स्थान, एक होता है मुख्य, उसके बाद आता है गौड़, मतलब पहले स्थान किसी और का है, दूसरा स्थान किसका है। मतलब गौड़ का मतलब होता है सेकंड स्थान, ठीक है। मतलब प्राथमिकता इसे नहीं दी जाती है, ठीक है। तो निम्नलिखित सामाजिकरण का गौड़ वाहक हो सकता है, तो इन्हें हमने देख ही लिया। तो देखो सबसे पहला जो वाहक होता है वो परिवार होता है, ठीक है। सबसे पहला कौन होता है, परिवार, फिर उसमें पास पड़ोस भी जोड़ देते हैं, लेकिन मेन सबसे पहला परिवार होता है, फिर पास पड़ोस और विद्यालय आ जाता है, ठीक है। तो परिवार सबसे पहला होता है, ठीक। सबसे पहला अगर पहला पूछा जाए, मुख्य पूछा जाए तो परिवार कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन तो तुमने देख ही लिया, इसलिए मैंने मन से पढ़ाया भी नहीं। ओहो। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है। तो संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण पूछ रहे हैं, पता है तुम लोगों को, नहीं पता। मानसिक, हाँ ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर, हाँ मैंने बोला था ना, जहाँ लेव वाइगोत्स्की है वहाँ पे क्या आएगा, समाज, है ना। तो इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, सामाजिक, वाइगोत्स्की मतलब समाज, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, बाकी अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ो, लेकिन मैं नहीं चाहूँगा कि तुम पढ़ो। अब देख लेते हैं आंसर में डायलॉग। अरे ले आंसर ही नहीं, ख़त्म, बाय बाय टाटा, ख़त्म। ये आए तो लेव वाइगोत्स्की, ठीक। ऑप्शन नंबर ये सही है। देखो अगर तुम अभी तक टिके हो ना तो सब्सक्राइब करके जाना। आवाज़ आ रही है, नहीं आ रही, सब्सक्राइब करो तो हम फिर नया माइक लेते हैं, ठीक है। मस्त पढ़ाएंगे तुम्हें, सीटेट तो निकल ही जाएगा अभी तुम्हारा, ठीक है। कोई आदमी सुपर टेट करके पढ़ेंगे, है ना, मन से, तो ठीक है। ठीक है। और हाँ मेरी बात एक और सुन लो ध्यान से, क्वेश्चन नहीं पढ़ाऊँ कि नीचे कोई सर मत लिखे कि सर नहीं, सर मत बोलना, ठीक है। मेरा नाम है शुभम कुशवाहा, तो आप मेरा नाम ले सकते हैं, भाई बोल सकते हैं, कुछ भी बोलो, सर मत बोलना, मेरा सर पक जाता है दिन भर सुन के सर, ठीक है।
जो भी समस्या हो बताना नीचे, मैं आपको हेल्प कर दूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में क्या पढ़ा, किसी बच्चे को दिया गया विशिष्ट उत्तर कोलरबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों के विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा। यदि आप ईमानदार हैं तो आपके पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना है, ठीक है। ये बताओ यहाँ पे दंड तुम्हें कहाँ से दिख रहा है, हैं? दंड की कोई बात हुई है? नहीं हुई ना। लेकिन सामाजिक अनुकूलन की बात हुई है ना, कि पापा की बात करते हैं तुम्हारे पापा अगर हैं तो तुम हो रहा, तो सामाजिक वाली बात कर दो। ये थोड़ी थोड़ी आगे देखते हैं। लड़की अच्छा, अच्छी लड़की अच्छा लड़का है ही नहीं कोई, है ना, ऐसा कोई होता ही नहीं है, ये तो कोई होता ही नहीं है ना। कानून व्यवस्था, अरे ना भैया, सामाजिक बात हो गई तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। देखो अगर डिटेल सुननी है तो डिटेल 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 क्या कह सकते हैं, डिटेल में कोई है? डिटेल नहीं है। लो मेरा मैसेज आ गया, वो मेरा नंबर आ गया, ठीक, कोई बात नहीं, इसमें डिटेल कुछ नहीं है मैं देने लिए तुम्हारे लायक। ओ सॉरी सॉरी, आंसर देख लिया। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। अधिगम का मतलब होता है सीखना। तो भाई इन लोगों से कहो कि थोड़ी देसी भाषा का प्रयोग करें तो तुम सारे आंसर दे दोगे, ठीक है। तो अधिगम का मतलब होता है सीखना, और तो इन्होंने कहा है कि निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है अधिगम के लिए जीन पियाजे के अनुसार। तो प्याज की बात हो रही है, तो प्याज की बात हो रही थी, तो यहाँ पे हम क्या करते थे, प्याज की बात, कीमा, हाँ इनका स्कीमा वाला और ऑप्शन है, तो यहाँ पे स्कीमा कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो ऑप्शन पहला पढ़ेंगे, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण के सक्रिय खोजबीन। भाई साहब पॉजिटिव तो दिख रहा है कुछ। वयस्कों का व्यवहार का अवलोकन, नहीं ये सॉरी, शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनरावलन, शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनरावलन, शिक्षकों, यहाँ पे थोड़ा मुझे डाउट है भाई, हमें लगता है बेइज्जती होने वाली है? आंसर मुझे बेइज्जती हो जाएगी, सोच लेते हैं फिर आंसर देते हैं। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। शिक्षकों के द्वारा पर्यावरण का सक्रिय खोज, ये तो हमें सही लग रहा है। वयस्कों का व्यवहार अवलोकन, ये तो हमें गलत लग रहा है। ईश्वरीय, ये भी गलत लग रहा है। शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनरावलन, ये भी सही लग रहा है। मुझे दो ऑप्शन सही लग रहे हैं, पहला और चौथा, लेकिन मैं अगर चाहूँ तो इसमें थोड़ा विचार करके सही ऑप्शन ढूंढ सकता हूँ, लेकिन मैं टाइम ख़राब नहीं करूँगा, इसलिए मैं हार ही मान ली। तो इनमें से एक सही होगा। ओ गुड, पहला सही था, तो वो मुझे पहला भी लग रहा था, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आगे से गलती नहीं होगी। डिसलाइक मत करना वीडियो को, कहना सर बहुत बात है ना। पहली बात तो सर ही मत कहना, ये तो सर ही फोड़ देंगे तुम्हारा, है ना, ठीक। अगला चलते हैं। जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप, ओहो स्कीमा, स्कीमा आ गया, प्याजे है ना, मैंने कहा था जहाँ प्याजे दिखाई पड़े वहाँ पे स्कीम, स्कीमा तुम्हें जहाँ दिखाई पड़ जाए प्याज और स्कीम, कहीं पे तुम टिक मार देना, ठीक, मच्छर आ गया था। जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप निर्माण वर्तमान योग्यताओं के अनुरूप बनाने हेतु, योजनाओं को योग्यताओं पढ़ते हो, ठीक, दोबारा पढ़ते हैं। जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुसार बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दोनों प्रक्रियाओं को जाना जाता है। पॉजिटिव निगेटिव तो नहीं मिल रहा है, हमें लगता है कि अब हम बेइज्जती होने वाली है दोबारा हमारी। ऐसे होने वाली। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। कैसे है सही? क्योंकि अनुकूलन नहीं होगा, और क्या नहीं होगा, संशोधन नहीं होगा। कुल ऑप्शन नंबर डी है, एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है।
ठीक, नवीन जानकारी को संशोधन संशोधन समायोजन होता है तथा नवीन जानकारियों के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन होता है। भाई थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, आ जाएगा आंसर। ठीक है, अरे ठीक है, देखा तो नहीं आंसर। किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध करा के अधिगम को सुगम बनाता है। मतलब ये कह रहा है कि जो आपको बच्चों को सिखाने के लिए एक अच्छे वातावरण कैसे बनाएं। ठीक है, मतलब एक ऐसा माहौल कैसे बनाएं जिससे बच्चे अच्छे से सीख सकें। ठीक है, तो इसको हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि खोज के लिए प्रोत्साहन देना, पॉजिटिव लग रहा है मुझे, नियामक समावेशन को हतोत्साहित करना, आवृत्ति को बढ़ावा देना। एक प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो यहाँ पे भी थोड़ा डाउट है भाई, अब यार बेइज्जती होने लगी, अब ज़्यादा मुझे डाउट होने लगे। खोज को प्रोत्साहन देना और आवृत्ति, देखो हतोत्साहित ये तो होना नहीं है, नियामक नहीं होना है, आवृत्ति को बढ़ावा देना हो सकता है, खोज को प्रोत्साहन देना हो सकता है। भाई ऑप्शन तो मुझे दोनों ही सही लग रहे हैं, लेकिन देखते हैं इन्होंने कौन सा सही माना है, वो आप बाद में अपने हिसाब से बता देना। मैं तो इनकी बात नहीं मान रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, कोई बात नहीं। ऑप्शन नंबर डी इन्होंने बताया, आवृत्ति को बढ़ावा देना। ठीक है, सी और डी। ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत समझा का जो बहुबुद्धि सिद्धांत है वो क्या समझाता है? हार्वर्ड गार्डनर 20 नंबर, नहीं सवाल नंबर 28। ठीक है, तो क्या समझाता है? हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 भिन्न तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धियाँ विकसित हों। भाई ये तो मतलब कहीं उन्होंने नहीं कहा है, तो पहला तो गलत हो जाए। बुद्धि को लेकर बुद्धि IQ परीक्षा से ही निर्धारण किया जा सकता है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, और भी परीक्षाएं हैं। शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु का वैकल्पिक विधियों से पढ़ाए और पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों की एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। ये वाला हमें सही लग रहा है। अगला देखते हैं। चलो ऑप्शन आ ही गया तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्या कहा था? हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत यह सुझाता है कि शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु का वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धि की एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। ठीक, कोई बात नहीं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शायद मैं अच्छा सा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है भाई। कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तय करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की यह के द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? दिमाग लगाना, ये देसी बात है, अपना दिमाग लगाना, इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। जीन और लेब बायस्की इसकी व्याख्या बच्चे के विचारों को अंतर्गहित प्रकृति के रूप में करेंगे। जीन पियाजे इसे आम केंद्रीय भाषा कहेंगे और लेब बायोस्की इसकी व्याख्या बच्चों द्वारा निजी भाषा में अपनी क्रियाओं को नियमित करने प्रयासों के रूप में करेंगे। जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन क्रिया के रूप में करेगा और लेब बायोस्की इसे खोजबीन मानेगा। अभी तक तो कुछ भी सही नहीं लगा मुझे। जीन पियाजे और लेब बायोस्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे। बिल्कुल भैया, ये ऐसा होता है ना कि जैसे हम देखते हैं कि हाँ वो इस तरह से करती हैं, तो मतलब यही वाला हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि ये ऊपर वाले जो हैं ये मतलब ऐसे लग रहा है बनाने की कोशिश की हो। ठीक है, सही है। लिंग है है
अच्छा तो ऑप्शन ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक 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 ठीक। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अब हमारा आ गया मैथ। मैथ में मेरा फेवरेट सब्जेक्ट तो मैथ ही है। फेवरेट मतलब फेवरेट 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 सबसे फेवरेट मैथ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा मैथ को, लेकिन चलिए देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये है कि कक्षा 4 के अधिकतर विद्यार्थी सोचते हैं कि दो संख्याओं के गुणन से प्राप्त सदैव दोनों संख्याओं से बड़ी होती है। आप यह कैसे प्रदर्शित करें कि यह सदैव सत्य नहीं है। अधिकतर विद्यार्थी सोचते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल प्राप्त हम कर देंगे प्रदर्शित, 0 से गुणा करा देंगे। ठीक है। ठीक है, हमने शायद देख लिया, नहीं देखा नहीं है। एक पूर्ण संख्या और एक भिन्न का गुणा करके कलन विधि से रूपरेखा प्रदर्शित करेंगे। यहाँ पे शायद उन्होंने जो ऑप्शन देने टाइम तो उन्होंने देखा नहीं, दो संख्याओं का गुणन से प्राप्त संख्या सदैव दोनों संख्याओं से बड़ी होती है। तो भाई बटे अटे नहीं कराएंगे, इसी संख्या को बार बार योग करके प्रदर्शित करेंगे। दो दशमलव संख्याओं का गुणन करके कलन विधि प्रदर्शित करते हैं। ग्रिड पेपर दो दशमलव संख्याओं को के गुणन को प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दो संख्याओं के गुण। ठीक है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को माप के संदर्भ में पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। पता नहीं कौन सा सत्य है, देख लो, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वास्तविक जिंदगी में गणित संबंध में सवाल करना चाह रहे हैं, सवाल आ जाओ सवाल आ जाओ सवाल आ जाओ। ये देख लेना, ये क्वेश्चन देख लो तुम लोग, ठीक है। पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, मैं नहीं पढ़ता हूँ। ठीक, अगला वाला भी पढ़ोगे, पढ़ लो। क्वेश्चन आ जाए तभी करेंगे, वो के कर पढ़ लेना, ठीक है। आगे आगे कराएंगे, भाग मत जाना वीडियो छोड़ के। साई को हटा रहा हूँ मैं, साई को ही भर दी सारी। चलो यार कर देते हैं थोड़े। आकृतियों को निम्नलिखित पहलुओं में से किसका प्राथमिक स्तर पर कोई संबंध नहीं है। प्राथमिक स्तर पर कोई संबंध नहीं है। सम्मति का है, चौपाल का है, पैटर्न का है, लेकिन कोण प्राथमिक स्तर पर नहीं पढ़ाए जाते हैं, है ना। ऐसा ही कुछ होगा, मैंने आंसर देख के बोला है, अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाया, ठीक है। गणितीय खेल में पहेलियाँ मदद करती हैं। आंसर देख के ही बताऊंगा इसका भी। ऑप्शन नंबर बी है, मतलब सारा ही। गणितीय गणित को आनंददायक बनाने, समस्या कौशल को प्रोत्साहित करने के लिए। अरे यार थोड़े सवाल आ जाओ, मज़ा आए थोड़ा। हाँ ये आया है। इससे घटिया सवाल मैंने आज तक देखा ही नहीं है अपनी जिंदगी में। 5 के स्थानीय मान तथा 7 के आंकिक मान का अंतर है। 5 का स्थानीय मान 500 है और 7 का स्थानीय आंकिक मान 7 है। तो 500 में से 7 घटा देंगे तो 493 बचेगा, है ना। तो आंकिक मान का मतलब होता है जो उसकी रियल वैल्यू है, उसे बोलते हैं आंकिक मान। और स्थानीय मान बोलते हैं जितने अंक के बाद में लिखा है उतने जीरो लगा दें। 5 के बाद में यहाँ पे 2 अंक और हैं तो यहाँ पे 500 हो जाएगा। 500 में से इसकी आंकिक मान 7 है तो ये घटा देंगे तो 493 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है। ओहो ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। ये कह रहा है कि यदि ये बराबर 28 इकाई प्लस 28,000 प्लस 2.5 तब रिक्त स्थान पर क्या आएगा। 28,000 तब रिक्त स्थान पर क्या आएगा, है ना। तो क्या आएगा। 28 इकाई 28 इकाई मतलब 28 गुणे 1 और 28,000 मतलब 28 गुणे 1000 तो 28,000 28,000 28, ठीक है। तो हमें 30,000 चाहिए।
28,028 है ना। तो 28,000 28 28,000 प्लस 28 हो जाएगा, 28,000 हो जाए तो अच्छा यहाँ पे देखो आएगा तो 2,000, लेकिन 2,000 है नहीं, लेकिन 2,000 और ढाई लिखा हुआ है ना, तो 2,000 में हमें ढाई मतलब 10 का इंटू कर 10 इंटू करके आया है, तो हम 10 का भाग दे देंगे तो हमारा आंसर जो आएगा वो 200 आएगा यहाँ पर। ठीक है, मैथ इतना अच्छा है तो इतना टाइम लग गया है, 200 आ गया। ठीक, अगला देखें, जब 80 मतलब 80 मतलब 80,808 को 108 से भाग देकर देने पर प्राप्त क्षेत्रफल इतने से भाग देने से प्राप्त क्षेत्रफल से भाग दिया जाए तब भागफल क्या बचेगा। भाई इसको अगर हम करेंगे तो ये हो तो जाएगा, लेकिन ये थोड़ी लंबी प्रोसेस है, पूरा हमें भाग देना पड़ेगा बच्चों की तरह है। कैसे, जैसे देख लो, बता देते हैं तुम्हें। 108 को भाग देना है 80 8 में, इसमें भाग देने पर जो तुम्हारा भागफल है, ठीक है, और उसके बाद में हम भाग देंगे इसको 109 को इसमें 9 0 उसका जो भागफल आए दोनों को जोड़ देना है, और जोड़ने के बाद सॉरी दोनों को भाग इसके भागफल में इसके भागफल का भाग दे देना है, तो वो हमें मतलब कर तो देंगे बच्चों वाला है। देखो यही बताया इनने, इसका भाग निकाला, इसका भाग निकाला और इनसे इसमें भाग दे दिया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 46। कितना वीडियो बड़ा हो गया देख लेते हैं, 56 मिनट का हो गया, 4 मिनट का और करेंगे उसके बाद वीडियो को समाप्त करेंगे। 4 मिनट का नहीं, कम से कम 10 मिनट और वीडियो चलाएंगे अभी। यदि ये गुणे ये बराबर ये गुणे ये रिक्त स्थान पूछ रहा है, देखो इन दोनों को ना इसके नीचे पहुंचा दो, तो अगर हम ना पहुंचाएं तो सीधे अगर हम यहाँ से काट दें तो 4 7 28 हो जाएगा। ठीक है, और ये 63 है ना, तो ये कटेगा, ये भी कटना चाहिए, उसमें कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस थोड़ी ना है। अगर हम इससे काट देंगे तो 63 7 कुल मिला के ऐसा करते हैं, एक 7 21 और 21 मतलब 1 2 3 7 21 है ना। तो हम वो इकाई अंक से वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तुम लोगों को समझ में आ रही है तो अच्छी बात है। तो जो कि है 300, देखो इन दोनों का जब इंटू कर रहे हैं तो हमारा लास्ट में 1 आ रहा है ना इन दोनों का, तो 3 का पढ़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 1 आ जाए, है ना। बस मतलब हाँ 1 आ जाए, तो 3 का पढ़ा हमें 7 बार पढ़ना होगा, क्योंकि 3 3 9, 3 एकम 3, 3 8 24 4 आया, इन 3 सत्ते तब करेंगे इसका इकाई का अंक, तो 1 आ रहा है ना, तो हमें 1 ही चाहिए भी है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ये होगा। अब मैंने ये पूरा सॉल्व नहीं किया, लेकिन मैंने इकाई के अंक का रूल लगा दिया है। कैसे लगा दिया, काजू खा रहे हैं, कैसे लगाया है वो मैंने बैंक की उसी में सीखा था, बैंक वाले बैच में। देखो आंसर यही आ रहा है। अगला, अरे ये बहुत आसान होता है सवाल। 200 और 400 के बीच कर लियो अपने आप, आंसर दिख गया तो ये करेंगे नहीं, यहाँ दिमाग की वजह बाद में तुम लोग कहो कि तुमने नकल से किया है, ये वाला कर देंगे। 48 दो सही एक संख्या 100 के आधे से छोटी है, एक संख्या 100 के आधे से छोटी है मतलब 50 से छोटी है, और 4 ढाई तथा 5 इकाई के बीच में है। 4 ढाई सॉरी 4 ढाई तथा 5 ढाई मतलब 40 और 50 के बीच में है, 50 से छोटी भी है और 40 और 50 के बीच में भी है। ठीक, इसके इकाई का अंक ढाई के अंक से 1 कम है, 1 कम है। ठीक है, मतलब 40 से 50 के बीच में है, और ढाई का अंक इसके इकाई का अंक ढाई के अंक से इकाई का अंक मतलब जो पीछे साइड वाला अंक है
ढाई के अंक से एक कम है, ठीक है। यदि संख्या के अंकों का योग 7 है, ठीक है, 43 होगी तो फिर, है ना, 4 3 7 और 4 और 3 का अंतर भी है, 43 होगी। तो क्या कह रहा है, तो उनके अंकों का गुणनफल, ठीक है, 4 और 3 का गुणा करना, 4 3 12 होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। है कह रहा है दिमाग में कैसे कर लिया है, ऐसे किया जाता है, बादाम खा रहा है तभी हम देख लें। टाइम हो गया 59 हुआ, थोड़ा और पढ़ा देते हैं। सब्सक्राइब करके चले जाना, ठीक। अब अगर रिक्वेस्ट आई तुम लोगों की तो एक और वीडियो बनाएंगे बढ़िया था। ये तो ऐसे ही बना दिया फर्जीवाड़े में तब थी। किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी हैं जिसमें से 2/3 लड़कियां हैं। 2/3 मतलब समझ जाएगा, 2/3 को ऐसे कर सकते हो, 360 में 2/3 का इंटू कर दो, या फिर 360 में 5 के पहले भाग दो, उसके बाद 2 का इंटू कर दो, है ना। तो 360 में अगर हम करेंगे 2/3 का इंटू, 2/3 का इंटू किया, 3 कट गया 12 बार में, मतलब 120 दूनी 240, कितनी 2/3 लड़कियाँ, 240 तो लड़कियाँ आ गई हमारी, ठीक। और शेष लड़के हैं तो 120 लड़के हो गए, ठीक। लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी, लड़कों की संख्या के 3/4 मतलब इसमें 3/4 का इंटू कर देते हैं। खिलाड़ी 3/4 खिलाड़ी हैं, जो खिलाड़ी नहीं हैं उन लड़कों की संख्या होता है, मतलब इसके 3/4 खिलाड़ी, मतलब 3 4 3 12, 30 3 90 माइनस कर देते हैं 120 में से, तो बच्चे कितने हमारे 30। तो हमारा आंसर आएगा, वो आएगा 30, है ना, 30 आएगा। देखते हैं 49, देख लो सही आया। इसे कहते हैं निंजा टेक्निक। तो भाई गॉड, आंसर देख लिया, मुझे मन नहीं करेगा, लेकिन फिर भी बता देते हैं क्योंकि मैं भागने वाला हूँ। 1 घंटे से ज़्यादा हो गया वीडियो, अब वीडियो पे डालेंगे ना तो लगेगा कि थोड़ा बड़ा वीडियो है, तो एक तो व्यूज आ जाएंगे, एक तो सब्सक्राइबर आ जाएंगे, ठीक। समझा देते हैं तुम्हें चीज़ों को, थोड़ा फास्ट करते हैं, नहीं एक्सप्लेन नहीं कर रहे ना, कि तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते, चैनल सब्सक्राइब करो, फिर बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक पता है हमें जो तुम्हें हम बता सकते हैं तुम्हें, ठीक है, कोशिश करना, ठीक। हदीस ने एक स्कूटर चेतक 49,553 रुपये खरीदा। भाई ये हमें 3 संख्या से नफरत है। उसने 8,076 रुपये नगद भुगतान किया था, शेष रकम को 37 बराबर किस्तों में देने की पर राजी हुआ। प्रत्येक किस्त की कीमत बतानी है। बच्चों वाला सवाल है। इतने रुपए उसने पहले दे दिए, तो ये वाले जो हैं 8,000 इसमें से घटा देंगे, जो बचेगा उसमें हम भाग दे देंगे 37 का, 37 का। देखो भाई किया इनने भी, देखो जो पूरे रुपये आते हैं 49 में से 8,000 घटा दिए, अब बच्चे हमारे 41,477 रुपये, तो उसमें 37 का भाग दे दिया। अब इतने रुपये हर महीने देने पड़ेंगे, मतलब जो भी बात हुई हो। अगला क्वेश्चन, अरे यार, एक रेलगाड़ी हैदराबाद से शुक्रवार को समय 13:15 मतलब 1:15 पे चली। 13:15 मतलब 1:15 पे चली। दिन में, दिन वाला होता है 13, और शनिवार को, शुक्रवार को चली और शनिवार को बेंगलुरु 7 बज के, शुक्र को चली मतलब 24 घंटा पूरे नहीं हुए, 7:30 पे पहुंच गई। तो 7 5 12 है ना, तो 24 घंटे में से 5 घंटे पहले घटा दो, 5 घंटे घटा दिए तो 24 में से 5 या 19, 5 पहले घटा दिए, उसके बाद में 15 इधर 30 इधर, 45 मिनट और घटा दो, 19 घंटे में से 45 मिनट घटा दो तो 18 घंटा 15। ऑप्शन नंबर ए सही है, सही है। ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि
एक्सप्लेन करने के लिए मुझे वाइट बोर्ड पे जाना पड़ेगा, तो इतनी सर्दी है वाइट बोर्ड पे तुम जाएंगे नहीं, चले जाएंगे अगर तुम लोग रिक्वेस्ट करोगे, और बहुत अच्छे समझा देंगे। इन चीज़ बहुत बहुत आसान है, क्योंकि मैंने और भी चीज़ों की तैयारी की है और कराई है, तो उस वजह से मेरी इन चीज़ों में पकड़ थोड़ी अच्छी हो गई है। अगला क्वेश्चन, 15 दिनों में मिनटों की संख्या 15 दिनों में मिनटों की संख्या बराबर है निम्नलिखित में से कितने सेकेंडों की संख्या के। अच्छा, मतलब ये कह रहा है 15 दिन में जितने मिनट हैं वो कितने दिन के सेकंडों के बराबर हैं। बात समझ रहे हो, बड़ा टिपिकल तरह का सवाल पूछा है। तो अगर हम 15 दिन में, अगर हम मिनटों की बात करें तो 15 दिन में मिनट कितने होंगे, 15 गुणे 24, 24 घंटे होते हैं और हर घंटा में 60 मिनट होते हैं, तो 60 मिनट, ठीक, तो इतने मिनट हो जाएंगे हमारे, ठीक। ये किसके बराबर होंगे, मतलब कितने घंटे के बराबर होंगे। तो अगर हम इनका इंटू करते हैं थोड़ा सा, 15 चुक्कू 60 के जीरो वहाँ से लगा 6, 15 में 30 और 6 36, 60 गुणे 60 है ना। तो हम इसे लिख सकते हैं 60 गुणे 60, मतलब 6 गुणे 60 गुणे 60। तो ये यहीं से हमारा आंसर मिल गया। ये सेकेंड है और ये घंटा है, तो यहाँ पे 6 घंटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, देखो नीचे बता दिया। देखते हैं कितना हो गया, 5, ठीक है। तो अब वीडियो को ख़त्म करते हैं और ख़त्म करते हैं, ताकि हम काफ़ी अच्छे से तुम्हें पूरा पेपर करा तो सकते हैं, लेकिन मेरा मन नहीं है। इसके आगे का पार्ट अगर रखें पार्ट 2 में डाल देंगे, ठीक है। अगर तुम लोग नीचे कमेंट करते तो 1-2 तो डाल देंगे। तो सवाल नंबर कितने, 52 कर दिए ना, 52 क्वेश्चंस का डाल देंगे। और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बाय बाय। सब्सक्राइब करना है अगर थोड़ा बहुत वीडियो पसंद आया हो, बाकी मैं बेहतर करने का प्रयास करूँगा। थोड़ा सहयोग करो तो मतलब वॉइस क्वालिटी भी इम्प्रूव करेंगे, और जो ये उंगली चलाते ना, इसकी जगह पे एक पैड का यूज कर व्यवस्था कर लेंगे थोड़ी सी, तो सही रहेगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बाय बाय। सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर मत करना, बहुत गंदा वीडियो है। बाय बाय।